गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। ये हमारा सेकेंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने थ्योरी पार्ट देख लिया है जहाँ पे हमने 10 पॉइंट फ्रेमवर्क सीखा। अभी से आगे के क्लासेस में हम सीखेंगे कि उस फ्रेमवर्क को एक्चुअल में यूज़ कैसे करना है क्या आंसर राइटिंग में। ओके, सो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने थ्योरी लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि सोशल मूवमेंट की जो PYQ है वो इस टिम पे आता है कि आपको एक इवेंट दिया जाएगा और सोशोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन उसका करना होगा। तो इस सोशोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए हमने 10 पॉइंट्स बनाए थे। ओके, सो उसमें से फर्स्ट पॉइंट था, थोड़ा लेआउट चेंज कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसमें कलेक्टिव एक्शन। इसे हमने विजुअलाइज किया था कि एक सपोज एक बैंक है। ओके, आप लोन लेने गए हो बट आपको लोन नहीं मिला है। उसके वजह से आप में एक तरह का डिससेटिस्फेक्शन आ गया। और डिससेटिस्फेक्शन क्यों आया? क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट था वो अनफुलफिल रहा। आपका जो गोल था कि आपको लोन चाहिए वो ब्लॉक रह गया और आप बहुत दिनों से जा रहे हैं तो आप में एक परसिस्टेंट ग्रीवियंस आ गया है। आप जब बार बार जा रहे हो तो देख रहे हो कि आपके जैसे बहुत लोग हैं जिनको लोन नहीं मिला। ओके, तो आप सबने डिसाइड किया कि कलेक्टिवली मिलके प्रेशर डालते हैं बैंक पे। इससे आपकी स्टार्ट हो गई कलेक्टिव एक्शन। आपको पॉइंट्स याद रखने, एक तो इंटरेस्ट, गोल, ग्रीवियंस, इससे आता है डिससेटिस्फैक्शन, जिससे लोग कलेक्टिव एक्शन करते हैं जब देखते हैं कि बहुत लोगों के पास सिमिलर डिससेटिस्फैक्शन है। ओके, एंड कलेक्टिव एक्शन हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप सोशल मूवमेंट की। और ये कलेक्टिव एक्शन हमें बताई थी किसने? ये बताई थी हर्बर्ट ब्लमर ने। ओके, कि जब इंडिविजुअल डिससेटिस्फैक्शन जब कलेक्टिव एक्शन में कन्वर्ट होती है तब सोशल मूवमेंट शुरू हो जाती है। ओके, उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट देखा था ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। एक काम करेंगे हम, हर एक पॉइंट के बाद एक 5 सेकेंड्स 6 सेकेंड्स लेंगे, जिससे आप जो हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो आपको एक विजुअलाइजेशन आप भी क्रिएट कर पाओ। ओके, हमारा सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। ऑर्गेनाइज एफर्ट्स में हमने देखा था कि ये जो हमारी बैंक है जहाँ पे आपका शुरू है प्रोटेस्ट, आप कलेक्टिव एक्शन तक तो आ गए, मतलब आप सब कलेक्ट हो गए। ओके, यहाँ पे जैसे आप अलग अलग खड़े थे वैसा आप नहीं है, आप एक कलेक्टिव एक्शन हो गए आपके। बट अभी अगर ये मूवमेंट सस्टेन आपको करनी है तो क्या करना होगा कि आपको एक ऑर्गेनाइज एफर्ट की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज एफर्ट मतलब आपको इफ़ेक्टिवली रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मतलब एक दूसरे में नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए। ओके, आपके पास एक लीडरशिप होनी चाहिए जिससे आपकी जो नॉइज़ है वो कॉमन वॉइस में कन्वर्ट हो जाए। ओके, क्योंकि अब मैनेजर के सामने क्या बोलना है वो तो एक कॉमन वॉइस से ही बताना पड़ेगा, नहीं तो नॉइज़ में पता नहीं चलेगा बैंक को भी कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए। ओके, फंड चाहिए जिससे आप सस्टेन हो पाओ। सपोज़ रात में यही सोना पड़े तो उसके लिए आपको एक शेल्टर या फिर खाने पीने का सामान। ओके, ऑर्गेनाइज एफर्ट्स से आपकी मूवमेंट सस्टेन होने को हेल्प होती है। और ये चीज़ हमें बताई थी कि बस कलेक्टिव एक्शन से काम नहीं चलेगा, उसके साथ हमें ऑर्गेनाइज एफर्ट्स भी चाहिए। ये बात हमें बताई थी चार्ल्स टीली ने। ओके, अभी आप कलेक्टिवली एक्ट भी कर रहे हो और आपके पास ऑर्गेनाइज एफर्ट भी है। अब इसके बाद ऑब्जर्वेशन में हमें थर्ड चीज़ देखनी चाहिए, ये बना लीजिए आप पहले। अभी हमें थर्ड चीज़ होनी चाहिए शेयर्ड आइडियोलॉजी। ओके, शेयर्ड आइडियोलॉजी मतलब आइडियोलॉजी के हमने 2 फैसेट देख लिए थे आपके। एक तो ये कंप्लीट रियलिटी नहीं होती, कंप्लीट रियलिटी नहीं है। ये एक है
सिलेक्टिव रियलिटी का इंटरप्रिटेशन है। और सेकेंड, आइडियोलॉजी हमें बताती है कि वर्ल्ड फंक्शन कैसे करना चाहिए। ओके, सो अब ऑब्ज़र्व करते हुए देखेंगे कि किस रियलिटी को, फॉर एग्जांपल अगर एनवायरनमेंट मूवमेंट है तो बस एनवायरनमेंट बैलेंस को ही, की रियलिटी को ही लोग अपहोल्ड करते हैं, डेवलपमेंट को इतना ये नहीं रहते उस सोशल मूवमेंट में। ठीक है, वैसे ही वर्ल्ड फंक्शन कैसा करना चाहिए, तो एनवायरनमेंट मूवमेंट हमें बताती है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी में रख के चलनी चाहिए। ठीक है, तो शेयर्ड आइडियोलॉजी में आप आइडियोलॉजी समझ गए क्या है। तो अब चलते हैं हमारे फिर बैंक में। ठीक, आप कलेक्टिवली एक्ट हो गए हो, आप ऑर्गेनाइज एफर्ट भी कर रहे हो, आपके पास एक लीडर है, आपकी नेटवर्किंग अच्छी है। इसके बाद भी आप सपोज़ ये मूवमेंट चलती रहेगी तब तक जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता। फॉर एग्जांपल पुलिस ने आपको अरेस्ट किया या लाठीचार्ज किया तो बहुत लोग टूट जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा जब आपके पास एक शेयर्ड आइडियोलॉजी होगी। शेयर्ड आइडियोलॉजी क्यों? क्योंकि शेयर्ड आइडियोलॉजी एक मोरल फोर्स देती है, और मोरल फोर्स से आपका जो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है आप मोरली जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, इसलिए आपकी जो मूवमेंट है वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, सो कलेक्टिव एक्शन है, ऑर्गेनाइज एफर्ट्स के बाद हमें देखने पड़ेगा, हम ऑब्जर्व करेंगे कि उस मूवमेंट की शेयर्ड आइडियोलॉजी क्या है, वो क्यों मूवमेंट इतनी स्ट्रांग है या उसका इतना इफेक्टिव क्यों लग रही है। ओके, और ये हमें देखना चाहिए, ये हमें बताया था एलन टूरिन ने। एलन टूरिन कहते हैं कि जो अभी की मूवमेंट्स हैं 20th सेंचुरी की या 21st सेंचुरी की, वो बस मटेरियल बेस पे नहीं होती, वो एक शेयर्ड आइडियोलॉजी से ड्रिवन होती है। ओके, तो अगर कोई मूवमेंट हमें देते हैं तो हमें वहाँ देखना चाहिए कि शेयर्ड आइडियोलॉजी उस मूवमेंट की क्या है। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा होगा, स्लो जा रहा हो, आप कर लीजिए ये जो दिख रहा है वो नोट्स में। अभी हमने देखा कि आप अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आया फिर भी आप टैकल कर लोगे, आप मूवमेंट रखोगे, क्योंकि आपकी मूवमेंट स्ट्रांग है, शेयर्ड आइडियोलॉजी है। बट अगर आप हो कलेक्टिवली सब यहाँ पे ऑर्गेनाइज है, रेजिस्टेंस का भी आप पे कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, बट आपने देखा कि फर्स्ट चीज़ आप मूवमेंट का दो तरीके का नेचर होता है। फर्स्ट, वो चेंज लाना चाहता है, मतलब सपोज़ ये जो बैंक की प्रोसीजर होगी लोन देने की वो आपको फेयर नहीं लग रही, तो आपको लग रहा है कि बैंक वो प्रोसीजर चेंज कर रहे हैं। एंड सेकेंड, सपोज़ बैंक ने कुछ पहले से चेंजेस किए हैं और उनके प्रोसीजर, इसकी वजह से आप एक्सक्लूड हो गए लोन से, तो आप चाह रहे हो कि जो चेंज बैंक ने प्रपोज़ किया है उसको आप रजिस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, सो मूवमेंट को दो तरीके से हमने देखा, दो एंगल से, एक तो वो चेंज के लिए होगा या रेजिस्टेंस के लिए होगा, और उसी के साथ आपको डिज़ायर होना चाहिए। डिज़ायर होना चाहिए मतलब सपोज़ ये दो आदमी हैं, आपको देख रहे हैं, इनको भी लोन नहीं मिला, बट ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फर्स्ट पर्सन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे लोन की इतनी नेसेसिटी नहीं है। अगर नेसेसिटी नहीं है तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो बोलेगा क्यों ही करें। ओके, एंड सेकंड पर्सन है, उसे भी लोन नहीं मिला, बट उसे लग रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि बैंक मैनेजर मान जाए आपके सोशल मूवमेंट से। सो एक जब नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी आपको नहीं लगती कि कोई चीज़ हो पाएगी, तब आपका डिज़ायर नहीं रहता वो चीज़ करने का। ओके, सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको डिज़ायर होना ज़रूरी है कि वो पॉसिबल भी है और नेसेसिटी भी है। इसी चीज़ को नील स्मेल्सर ने कहा था, जनरलाइज्ड बिलीफ। ओके, जनरलाइज बिलीफ मतलब सिंगल पर्सन के पास अगर बिलीफ हुआ कि ये पॉसिबल भी है, नेसेसिटी भी है, तो उसे बिलीफ। बट अगर ग्रुप ऑफ पीपल है ना, इसलिए इसे कहेंगे जनरलाइज बिलीफ, कि सबको ऐसा लगता है कि ये करना ज़रूरी है और ये हो भी सकता है। ओके, आप देख रहे होंगे कि हमने थ्योरी लेक्चर में बहुत कुछ मतलब विजुअलाइज किया था अलग अलग, क्योंकि वो समझने के लिए, बट आपको एक्चुअल पेपर में जो क्रक्स है हमारे फ्रेमवर्क का वो इतना ही रहेगा। ठीक है।
जो अब भी हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है ज़्यादा। ये आपका इन शॉर्ट वन पेजर जैसा है कि एग्ज़ाम से पहले हम जो वन पेजर बनाते हैं, हमने जैसे कहा था कि स्मार्ट वर्क हमने कर लिया है, अभी आपको बस हार्ड वर्क करना है, जो बताते हैं उसे फॉलो करते जाना है और आप रिजल्ट देखोगे। ठीक, 5th पॉइंट हमारा ये आई होप हो गया होगा आपका, तो जा रहा हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, 5th पॉइंट हमारा होगा यूज़ ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स। आपकी जो सोशल मूवमेंट शुरू है, आप सब कलेक्टिवली एक्ट भी कर रहे हो, ऑर्गेनाइज हो, शेयर आइडियोलॉजी है, ओके। उसके बाद डिज़ायर भी है आप मेरे के पास, तो आप यहाँ बैठे तो नहीं रहोगे, मतलब धरना आंदोलन भी होता है, बट जनरली एक आप प्रोटेस्ट करते हुए कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स का यूज़ करोगे। हमने देखा प्रोटेस्ट ये एक इंस्टीट्यूशनल मेथड है अंडर आर्टिकल 19(1)(b), ओके। बट प्रोटेस्ट के अंदर आप जो मेथड्स यूज़ करोगे आपका डिससेटिस्फैक्शन दिखाने के लिए, ग्रीवियंस दिखाने के लिए, वो जनरल नॉन इंस्टीट्यूशनल होती है। फॉर एग्जांपल सपोज आप पेंटर हो तो आप एक पेंटिंग बना के लाओगे, या स्लोगन्स लाए जाएंगे अलग अलग, ठीक है। या एक आप कुछ लोग मिलके यहाँ पे नुक्कड़ नाटक शुरू करेंगे कि कुछ होना चाहिए बोल के। आप मतलब नुक्कड़ नाटक क्यों करते हैं? क्योंकि विजिबिलिटी दिखाने के लिए, आपके प्रॉब्लम्स की विजिबिलिटी सोसाइटी को पता चले, ओके। सो एक पेंटिंग बना रहा है यहाँ पे, एक कोई पोएट्री लिख रहा है, तो ये हो गई सब नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड। क्यों? क्योंकि इनके अराउंड कोई इंस्टीट्यूशन बना नहीं है। ऐसा नहीं कि एक आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको ये सब प्रोवाइड करे, नहीं, ये इसका आइसोलेटेड एक एक्सप्रेशन है, वो प्रोटेस्टर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड होती है, मतलब जो शुरू है, वो उसका एक डीपर मीनिंग भी होता है। क्यों? क्योंकि ये कल्चरल रिवाइटलाइजेशन लाती है, ओके। यहाँ पे हमने सेकेंडरी थिंकर देखा था एंथनी वॉलेस, ओके। जैसे हमने भारत माता का एग्जांपल देखा था कि भारत माता के पेंटिंग से टैगोर साहब ने जो पॉलिटिकल स्फेयर था कंट्री का, उसको मूव करके कल्चर एंड स्पिरिचुअल स्फेयर में लाया है, ठीक है, जिससे लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए उस चीज़ से, या उनका एक परसेप्शन बढ़ गया, ठीक है, कंट्री को लेके। वैसे ही यहाँ पे होता है, ओके। फॉर एग्जांपल चिपको आंदोलन ले लीजिए, वहाँ पे क्या हुआ था कि लोग पेड़ को हक करके अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे थे, ओके। सो वो भी एक नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड हो गए। तो ये ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है कि कैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, ठीक है। 6 पॉइंट फिर हमने देखा कलेक्टिव आइडेंटिटी, ओके। सो कलेक्टिव आइडेंटिटी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट शुरू है, कोई मेल होगा, कोई फीमेल होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, ओके। सो ना एक प्री कंसीव्ड बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं इनमें, और अगर प्री कंसीव्ड बाउंड्रीज़ हैं तो कलेक्टिव एक्शन कैसे हो पाएगी? तो उन्हें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी अराउंड उनके जो IGG है वो होना चाहिए, ओके। इंटरेस्ट, गोल एंड ग्रीवेंस के अराउंड एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जब होती है, तब ये जो बाउंड्रीज़ हैं वो डिसॉल्व हो जाती है, ओके। फॉर एग्जांपल ये सपोज ये फार्मर प्रोटेस्ट है, कोई फार्मर हिंदू है, मुस्लिम है, मेल है, फीमेल है, ओके। बट इनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी थी अन्नदाता, ओके। वैसे ही सपोज एक दलित आंदोलन शुरू है, यहाँ पे भी कोई मेल है, फीमेल है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, बट वो कलेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं, तो ये सब बाउंड्रीज क्लास की या फिर एजुकेशन बाउंड्रीज हट जाती है और एक कॉमन आइडेंटिटी आती है, दलित आइडेंटिटी, ठीक है। सो 6 पॉइंट हमारा था कि हमें देखना चाहिए कि वो किस कलेक्टिव आइडेंटिटी से खुद को पीच कर रहे हैं, ठीक है। और कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म कब होती है, इसमें हमने कार्ल मार्क्स को यूज़ किया था। जब भी पॉसिबल होगा हम इलाइट थिंकर्स ही यूज़ करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा था जब ग्रुप इन इटसेल्फ चेंज होता है ग्रुप फॉर इटसेल्फ में, ग्रुप फॉर इटसेल्फ, तब कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म होती है। ग्रुप इन इटसेल्फ में आप एक ही ग्रुप में हो, बट आपको पता नहीं आप एक ही ग्रुप में हो, ठीक है, क्योंकि
एक्सटर्नल कंडीशनिंग के वजह से, ओके। बट जब आपको पता चलता है कि आप सब एक ही ग्रुप में हो, मतलब आईजीजी को लेके, तब आपका ग्रुप फॉर इटसेल्फ फॉर्म होता है। फिर आप कुछ करना चाहते हो उनका डिससेटिस्फेक्शन दूर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप भी उस सेम ग्रुप से बिलोंग करते हो, ओके। फिर 7th पॉइंट हमने देखा ना, कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड। ब्लूम्स एंड लेंस की थ्योरी थी कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड में हमने जो एक कॉन्फ्लिक्ट देखा था वो था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जो भी सोशल मूवमेंट कर रहे हैं उसके अंदर एक किसी तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी वो उसे मिनिमाइज करने के लिए या कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए वो सोशल मूवमेंट पे आता है, ओके। ये थ्योरी हमने बताई थी ब्लूम एंड लेंस्की की इनकंसिस्टेंसी थ्योरी। इस थ्योरी में उन्होंने हमें क्या बताया था कि स्टेटस बहुत अलग अलग होते हैं, मतलब स्टेटस के अलग अलग डायमेंशंस हैं। क्लास हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, या फिर कास्ट भी हो सकती है, ओके। सो जब आपके दो स्टेटस का गैप बढ़ जाता है तब उसमें एक इनकंसिस्टेंसी आती है, उसके वजह से आप में एक ग्रीवियंस या डिससेटिस्फैक्शन आता है, ठीक है, जिससे आपका एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है आपके अंदर। इसलिए सोशल मूवमेंट कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये एक स्टेटस ग्राफ है दलित पर्सन का, ओके। दलित मतलब सो कॉल्ड या परसीव्ड लोअर कास्ट, ओके। सो रिजर्वेशन या स्टेट सपोर्ट की वजह से इकोनॉमिक स्टेटस तो बढ़ रहा है बट सोशल स्टेटस अभी भी सेम है। तो ये गैप बढ़े जा रहा है। सोशल स्टेटस सेम क्यों है? डिस्क्रिमिनेशन या कास्टिज्म की वजह से। तो ये जो गैप बढ़ते जा रहा है, तो दलित पर्सन के अंदर समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक भी पावर भी आ गई, फिर भी उसे अभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है सोसाइटी में, ओके, या अभी भी डिस्क्रिमिनेशन शुरू है। इसकी वजह से उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है स्टेटस गैप की वजह से, ओके। वैसे ही अगर फार्मर का लिए तो फार्मर का सोशल स्टेटस बढ़े जा रहा है, क्योंकि लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि फार्मर की कितनी नीड होती है सोसाइटी को, ओके। बट उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो गिरते जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से या मोनोक्रॉपिंग की वजह से, ओके। तो ये जो स्टेटस है फार्मर का, उसमें जो गैप आ रहा है उसमें की वजह से फार्मर में भी एक कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। और इसका हमने एक न्यूज़ भी देखा था कि फार्मर सुसाइड का रीज़न हमें ब्रूम्स एंड लेंस्की बताते हैं कि वो है इनकन्सिस्टेंसी थ्योरी में, कि फार्मर जब सुसाइड कर रहे हैं तब वो अपने जनरली सुसाइड नोट में लिख रहे हैं कि लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, अब समाज में इज्जत नहीं रही, ठीक है। इज्जत नहीं रही मतलब उनका सोशल स्टेटस हाई है बट इकोनॉमिक स्टेटस गिरे जा रहा है, ठीक। सो 7 पॉइंट्स हो गए। अब हमारा 8 पॉइंट होगा। अब हमारा 8 पॉइंट है अल्टरनेटिव विजन ऑफ सोसाइटी, ओके। अल्टरनेटिव विजन ऑफ सोसाइटी में हमने देखा था कि मूवमेंट बस रेजिस्टेंस या कुछ चेंज के लिए नहीं होती, हर एक मूवमेंट हमें कुछ ब्लूप्रिंट देती है, ओके, नेक्स्ट मूवमेंट के लिए, ठीक। तो विजन मतलब हमने प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जैसे देखा था कि हमारे विजन थी स्वराज। हमें लगता था कि सोसाइटी जो है वो सेल्फ रूल होनी चाहिए, ओके, क्योंकि तब की रियलिटी थी कि हम अंडर ब्रिटिश राज थे, ठीक है, सेल्फ रूल नहीं था। तो प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हमारी विजन थी सेल्फ रूल, ओके। या फिर फार्मर्स मूवमेंट की हमारा मतलब फार्मर्स की विजन थी कि लीगल एमएसपी हो, ओके, या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, फार्मर्स का कंट्रोल हो एग्री पे, कॉरपोरेट का डोमिनेंस नहीं हो, ओके। ये सब हो गए अल्टरनेटिव विजन, ठीक। और हमने इस चीज़ में ये भी देखा था कि जब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सेम ग्रीवियंस है सो विजन भी सेम हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें हमने देखा था कास्ट का एग्जांपल, कास्ट मूवमेंट का। गांधी जी और अम्बेडकर जी दोनों को ग्रीवेंस था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेके, बट उन दोनों के विजन अलग। सो हमारा अभी 9th पॉइंट होगा
टेम्पोरल कंटिन्यूटी। टेम्पोरल कंटिन्यूटी हमने देखा था कि टेम्पोरल कंटिन्यूटी के लिए हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, जो भी सोशल मूवमेंट हमें दिया जाएगा +1, उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद की जो मूवमेंट थी उसने कैसे कंटिन्यूटी दोनों में थी, ओके, वो बताएंगे टेम्पोरल कंटिन्यूटी में। फॉर एग्जांपल अपने जो राजा राम मोहन रॉय थे वो कह रहे थे राइट टू लिव फॉर विडो, और फिर जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर उन्हें कहा था राइट टू रीमैरिज, कि पहले जीने दो, उसके बाद एजुकेशन या रीमैरिज उसमें शिफ्ट हुए। तो ये कंटिन्यूटी दिख रही है, ठीक, बेसिक से हायर, ओके। सो टेम्पोरल कंटिन्यूटी के बाद हमारी बॉडी कंप्लीट हो जाती है। 9 पॉइंट्स हमने बॉडी में लिखे। उसके बाद 10th पॉइंट हमारा होगा इम्पैक्ट। ये होगा हमारा कंक्लूजन। यहाँ पे हम एकदम मैक्रो व्यू से बताएंगे कि मूवमेंट में क्या हुआ था। इसमें हमने देखा था एबेरलेस क्लासिफिकेशन, ओके, डेविड एबेरले थे, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। इस 2 ब्लॉक्स थे, एक तो इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी। सोसाइटी में अगर लिमिटेड चेंज, डिग्री ऑफ चेंज, ओके, सोसाइटी पे अगर लिमिटेड चेंज हुआ तो इसे हम कहेंगे रिफॉर्मेटिव। अगर ड्रास्टिक चेंज हुआ, डिग्री ऑफ चेंज ज़्यादा है, तो इसे कहेंगे रिवॉल्यूशनरी, ओके। रिफॉर्मेटिव में बस इंस्टीट्यूशनल चेंज होता है, रिवॉल्यूशनरी में टोटल सोसाइटी कैसे बिहेव करती है वो चेंज हो जाएगा। अगर सोशल मूवमेंट इंडिविजुअल को चेंज करने के लिए है और डिग्री ऑफ चेंज लिमिटेड रहा तो इसे हम कहेंगे अल्टरनेटिव, या फिर अगर डिग्री ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा रहा तो इसे कहेंगे रिडेम्पटिव, ठीक है। कुछ मूवमेंट्स होंगे, जैसे आपको बताया, अगर तेभागा मूवमेंट पूछी या फिर सती मूवमेंट ही ले लो, ये मूवमेंट्स पूछी, तो ऐसे गवर्नमेंट ने इन मूवमेंट्स को स्ट्रिक्टली डिवाइड तो नहीं किया है हर एक चीज़ में, ओके। हर एक हिस्टोरियन का या सोशोलॉजिस्ट का अलग अलग व्यू हो सकता है। सो आप एकदम ही चेंज मत कर दे कि रिफॉर्मेटिव है उसको एकदम ही रिडेम्पटिव लिख दिया, या अल्टरनेटिव को एकदम ही रिवॉल्यूशनरी लिख दिया आपने, तो आसपास चलेगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आपका एक सॉलिड कंक्लूजन बन जाता है सोशोलॉजी में कि सोशल मूवमेंट, ठीक है। सो अभी हमने 10 पॉइंट फ्रेमवर्क देख लिया। अभी हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, पीवाईक्यू में, वो शुरू करते हैं। सो ओवरव्यू कंप्लीट हो गया हमारा कि हमारा 10 पॉइंट फ्रेमवर्क क्या था। अब हम डायरेक्टली आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। पहले हम पेपर 1 कर लेंगे, पेपर 1 की आंसर राइटिंग, फिर पेपर 2 में जाएंगे। पेपर 1 में जो 7 चैप्टर है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, उसमें जो सब सेक्शन डी है, प्रोटेस्ट, एजिटेशन, सोशल मूवमेंट, कलेक्टिव एक्शन, रिवॉल्यूशन, उसके पीवाईक्यूज देखेंगे, ओके। सो ये फर्स्ट पीवाईक्यू 2023 क्वेश्चन नंबर 7 सबसेक्शन बी, 20 मार्क्स के लिए, ओके। सो 3 पेजेस हमें मिलेंगे मिनिमम और 15 मिनट्स मिलने वाले हैं। सो डू यू थिंक दैट द सोशल मीडिया हैज़ ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं समझने को। सो इंट्रोडक्शन हमने लिखा, इंट्रोडक्शन आज नहीं लिखेंगे, कैसे करना है। इंट्रोडक्शन हमने लिखा 2-3 लाइंस का, उसके बाद डायरेक्टली हम बॉडी पार्ट में आ गए। बॉडी पार्ट से पहले एक सब हेडिंग देना ज़रूरी है। सब हेडिंग हम हमारे क्वेश्चन से ही निकालेंगे, जो स्टैंडर्ड तरीका है यूपीएससी में, जो हर कोई फॉलो करता है। सो सोशल मीडिया हैज़ ब्रॉट significant changes in the form of protest, okay। बॉक्स कर लिया। ये हमने जानबूझ के यहाँ पे रखा है कि आप आज स्टेज 1 है तो मैप करने में आसानी होगी आपको, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा कलेक्टिव एक्शन। डायरेक्टली हम कलेक्टिव एक्शन फिर लिख दिया, ऑर्गेनाइज क्राइम एफर्ट लिख दिया, ऐसे नहीं करेंगे।
फ्रेमवर्क हमेशा छुपाना होता है, मतलब जो एग्जामिनर है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप फ्रेमवर्क में लिखते हो, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा कलेक्टिव एक्शन है, वो लिखते हैं सोशल मीडिया स्पीड्स ब्लमर्स social unrest process। ओके, कैसे? इंडिविजुअल डिससेटिस्फैक्शन स्पीड करता है कौन? वायरल पोस्ट, हैशटैग्स इनटू रैपिड कलेक्टिव एक्शन। ओके, सो हमारी थ्योरी आ गई, इंडिविजुअल डिससेटिस्फैक्शन, रैपिड कलेक्टिव एक्शन, और उसके बीच में हमने सैंडविच कर दिया जो हमें पूछा गया है कि सोशल मीडिया के बारे में। ओके, इतना ही लिखना है और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट बहुत हो गया इतना। ओके, सो सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज एफर्ट्स। सो फिर हम ऑर्गेनाइज एफर्ट लिख के ये नहीं करेंगे, बस मैप करेंगे कि चार्ल्स टिली ने कुछ बोला था कि ऑर्गेनाइज एफर्ट में लीडरशिप लगेगा नॉइज़ करने के लिए, मतलब नॉइज़ को कॉमन वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, या नेटवर्किंग, वही सब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, कुछ अलग नहीं। बट हमारा जो बैक है, अब डायरेक्टली हम लिखने जाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे। अभी हमारा बैक है ना, तो आसानी लग रही है हमें, ठीक है। सो टिलीज रिसोर्स मोबिलाइजेशन लेयर्स, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। ओके, अभी ये दिक्कत है पेन टैब के साथ लिखना, तो कम से कम लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। सो मोबिलाइजेशन मीन्स शोज सोशल मीडिया बूस्ट्स ऑर्गेनाइज एफर्ट। ओके, कैसे? एग्जाम्पल, टेलीग्राम इन gig workers protest for networking या लीडरशिप replaced with live streaming। ओके, सो एग्ज़ाम्पल दे दिया हमने अपने थ्योरी से रिलेटेड, कि जो टिली ने कहा था ऑर्गेनाइज एफर्ट चाहिए, मतलब रिसोर्स मोबिलाइजेशन ज़रूरी होता है सस्टेन करने के लिए, जिससे एक दूसरे को पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वही हमने किया कि टेलीग्राम गिग वर्कर को या लीडरशिप प्रोवाइड करता है लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक, जब सोशल मीडिया इन्वॉल्व होता है प्रोटेस्ट में। तो हमारा डिमांड मैच होते अपने आप जा रही है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, बस हमारे थ्योरी के बीच में हम सोशल मीडिया का एंगल डालते जा रहे हैं, ठीक। थर्ड, शेयर्ड आइडियोलॉजी। सोशल मीडिया reflects Turin's new social movement where visual and narrative ideology like climate justice visuals override मटेरियल गेन्स। ओके, सो आपका जो जीएस का नॉलेज है, या जो आपने अभी तक ऑप्शनल पढ़ा है,
उससे आप कोई भी सोशल मीडिया के अराउंड मूवमेंट होगी वो डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि क्लाइमेट जस्टिस, आई होप आपको ये मतलब इतना तो अंडरस्टैंडिंग है कि जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी मूवमेंट डाल दो, मी टू भी डाल दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बस हम अभी देख रहे हैं कि मैप कैसे करना है, थ्योरी और फ्रेमवर्क का यूज़ कैसे हो रहा है आपका, ठीक। सो यहाँ पे हमने अच्छे से टूरिन की न्यू सोशल मूवमेंट यूज़ की, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक 21st सेंचुरी का ही इन्वेंशन है। तो इस हिसाब से ये न्यू सोशल मूवमेंट में हेल्प करेगा ही। जो हम बोल रहे हैं कि मटेरियल ओवरराइड मटेरियल गेन, जो हमने कहा था न्यू सोशल मूवमेंट मटेरियल गेन के लिए नहीं होती है, पोस्ट मटेरियल गेन के लिए होते हैं। तो ठीक है, सिंपल पॉइंट लिख दिया। अब हमारा मैप करके ही लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते। जो 4th पॉइंट है, डिज़ायर फॉर चेंज। सो ये थ्योरी हमें दी थी नील्स मेल्सर, जनरलाइज बिलीफ, वही लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं। स्मेल्सर्स आर्ग्यू दैट प्रोटेस्ट, ये इतना लंबा नहीं होगा आपका, आप देख सकते हो। जनरली 6 to 7 वर्ड्स आते हैं एक लाइन में, ओके। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, मतलब कम स्पेस में लिख रहे हैं और डिजिटल लिख रहे हैं, इसलिए बस 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स आ रहे हैं, तो लंबा हो जा रहा है अपना, और कोई नहीं। प्रोटेस्ट नीड्स जनरलाइज बिलीफ। सो थिंकर आ गया, सोशोलॉजिकल वर्ड आ गया, ओके। अब थ्योरी को लिंक करते हैं। सोशल मीडिया एम्प्लीफाइज पॉसिबिलिटी, ओके। वर्ड आ गया, हमने जो बोला पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी थ्रू वॉइस। सो सोशल मीडिया लोगों को वॉइस देती है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो चेंज ला पाए, ओके। वाइल रियल इंसिडेंट वीडियो, जहाँ से सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो स्पार्क मिला, इंसिडेंट वीडियो क्रिएट्स नेसेसिटी, राइट। विजुअली लोग देखते हैं सामने कुछ हो रहा है बुरा, चेंज करने की, तो नेसेसिटी ज़्यादा लगती है। इससे क्या होता है, कलेक्टिव एक्शन स्ट्रेंथन होगी, ये वो सब, ठीक। तो दोनों पॉइंट आ गए, एक तो नेसेसिटी आ गई, दूसरा पॉसिबिलिटी आ गई हमारी। और स्मेल्सर ने क्या कहा था वो भी, जनरलाइज बिलीफ है, वो सब आ गया, ठीक। अब 5th पॉइंट, 5th में हमें नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स था, जो हम बोले थे कि प्रोटेस्ट के। तो हम देखेंगे कि सोशल मीडिया में जब सोशल मीडिया की हेल्प लिया जाता है प्रोटेस्ट में, या सोशल मीडिया ने कैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स को आने में हेल्प किया। सो इंस्टाग्राम लाइव या फिर ट्विटर स्टॉर्म, ट्विटर शो न्यू एज डिजिटल डिसोबीडियंस। Protest outside institutions, ओके। तो प्रोटेस्ट में हमने जो देखा था कि जनरली नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स का यूज़ होती है, तो सोशल मीडिया इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। 6th हमारा 6th है कलेक्टिव आइडेंटिटी। सो डिजिटल आइडेंटिटी, हमने कलेक्टिव आइडेंटिटी में क्या देखा था, हर एक की आइडेंटिटी अलग अलग होती है, बट एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जब फॉर्म होती है तब ये जो पहले से बैरियर्स बने हुए हैं आइडेंटिटी के, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो वही लिखने जा रहे हैं हम, डिजिटल आइडेंटिटीज डिसॉल्व क्लास कास्ट prejudices
visible in offline, enabling strong intersectionality. ओके, फॉर एग्जांपल हैशटैग जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर हुआ था यूएसए में, प्रोटेस्ट में यूज़ हुआ था, तो वैसे इंडिया के दलित आइडेंटिटी प्रोटेस्ट में इन्होंने यूज़ किया था दलित लाइव्स मैटर। ठीक। डिजिटल आइडेंटिटीज डिसॉल्व क्लास कास्ट प्रिजुडाइस विजिबल इन ऑफलाइन अनेबलिंग स्ट्रॉन्ग इंटरसेक्शनैलिटी। ठीक है, हैशटैग ये जैसे हम देखते हैं ना कि सोशल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि अगर कोई अपने से अलग कल्चर का या अलग रिलीजन का अपने आसपास हो तो थोड़ा सा हम हेजिटेट करते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली एक्ट करने में। बट डिजिटल आइडेंटिटी में वैसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पहले से हमारे जो प्रिजुडाइस है वो डिसॉल्व हो जाता है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो एक कॉमन सॉलिडेरिटी आने में ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो 7 पॉइंट, या यहाँ पे लिख भी सकते हैं अनेबलिंग स्ट्रॉन्ग इंटरसेक्शनैलिटी विद सॉलिडेरिटी। अब 7th हमारा ब्रूम्स एंड लेंसी का पॉइंट था, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी। तो स्टार्ट ही करते हैं ब्रूम लेंस्की नोट स्टेटस गैप फ्यूल अंदर है। जो हमने देखा था कि स्टेटस गैप आपका बढ़ जाता है 2 में, तो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और उससे आप सोशल मूवमेंट का ये करते हो। तो गैप फ्यूल सोशल अनरेस्ट। ओके, सोशल मीडिया एक्सपोजेस इलाइट लग्जरी। जैसे हम अलग अलग पॉलिटिशियंस को या फिर सेलिब्रिटी को फॉलो करते तो हमें उनकी लाइफस्टाइल पता चलती है, और यहाँ पे तो हमारे यहाँ जॉबलेसनेस है, पॉवर्टी है। ठीक है, तो इसके वजह से ना एक स्टेटस गैप हमें ज़्यादा विजिबल होता है कि यार पॉलिटिशियंस कितना अच्छा लाइफ ये वो कर रहे हैं हमारे ही पैसों से जो हम टैक्स से दे रहे हैं, और ये ठीक। इसका एक अच्छा एग्जांपल है जो लीबिया में हुआ था अरब स्प्रिंग में, कि जो गद्दाफी थे वहाँ के डिक्टेटर, उन्होंने अपने बेटे को एक गोल्डन लैम्बोर्गिनी गिफ्ट दी थी। सो गद्दाफीज गोल्डन लैम्बोर्गिनी ट्रेंड हो गई थी सोशल मीडिया पे। ठीक है, फिर सोशल मीडिया पे ट्रेंड सोशल मीडिया, जिसकी वजह से स्पार्क हुआ, क्योंकि लीबिया में पॉवर्टी बहुत थी, जॉबलेसनेस थी। ठीक, बट ये सब क्यों हो पाया, क्योंकि मतलब ये स्पार्क कब मिला, जब सोशल मीडिया में ये पीक वायरल हो गई। ये गद्दाफी के बेटे के पास गोल्डन लैम्बोर्गिनी है, जो ऑब्वियसली करप्शन से ही हुआ था। ठीक, तो सोशल मीडिया ने स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का गैप विजिबल कर दिया। ठीक, उसके वजह से ये हुआ। अब 8th अब अल्टरनेटिव विजन ऑफ सोसाइटी। कोई अल्टरनेटिव विजन कब इमेजिन कर सकता है, तो जब वो मतलब इन्फॉर्म्ड हो, उसे पता हो कि सोशल मूवमेंट क्यों हो रही है, क्या है, तभी वो सजेस्ट कर सकता है ना कि उसको अल्टरनेटिव विजन वो क्या देखना चाह रहा है। तो सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल्स लाइक ध्रुव राठी, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि ऐसे एग्जांपल डालो जो एकदम ऑन ग्राउंड हो। ऐसे नहीं कि हाईफाई थ्योरी डालनी है यूपी से, नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे भी मतलब जनरली मैं वही करता हूँ जो आसपास सब लोगों को पता है, वैसे एग्जांपल से कनेक्ट कर रहा हूँ आपका स्टैटिक पोर्शन। ठीक, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगती है। सो यूट्यूब चैनल्स लाइक ध्रुव राठी एक्सप्लेन क्राइसिस
the common citizens, enabling informed discussions which lead to alternative vision. Okay, so अब 9 पॉइंट टेम्पोरल कंटिन्यूटी. ठीक, टेम्पोरल कंटिन्यूटी मतलब हमने बोला था +1 आपको बताना है, सोशल मूवमेंट जो भी. तो यहाँ पे सोशल मीडिया कैसे कनेक्टिविटी बिठाती है वो बताते हैं, वो ज़्यादा ठीक रहेगा. ठीक, सो डिजिटल डेटा stays permanently creating a blueprint repeated sharing past incidents sustains continuity. ओके, कि डिजिटल डेटा तो हमेशा रहता है, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा. तो किसी पर्टिकुलर सोशल मूवमेंट कह रहा हूँ जो हैशटैग या रील्स शेयर हुई होंगी वो भी अवेलेबल होंगे. ठीक, तो उससे एक लोग शेयर करते रहते हैं बार बार, मतलब कुछ टाइम के बाद, तो एक कंटिन्यूटी रहती है. फॉर एग्जांपल आरजीकर प्रोटेस्ट, reused reels hashtag during निर्भया एरा स्लोगन. ओके, ये हो गया. अभी 10 पॉइंट देखिए. अब यहाँ पे हमें ना एक कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं पूछा था, मीडिया का पूछा था, तो हम ये पॉइंट यहाँ पे अवॉइड करेंगे. 10 पॉइंट लिखना हम लिख सकते हैं वैसे कि मीडिया, सोशल मीडिया ये चारों तरीके के मूवमेंट्स को हेल्प करता है, अल्टरनेटिव हो, रिफॉर्मेटिव हो, ये वो सब. ठीक है, बट अभी हम वो नहीं लिखेंगे. उसके जगह हम क्या करेंगे, देखो 9 पॉइंट्स हो गए हमारे. इसमें मोस्टली आपके 2 पेजेस हो जाएंगे क्योंकि इंट्रो भी है, यहाँ पे हो जाएगा. ओके, अब वैसे तो आपके सब पेजेस हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा मतलब भर के लिखें, क्योंकि हमारे पॉइंट तो है, ऐसा नहीं पॉइंट नहीं है, बट हम यही तक लिखेंगे इस क्वेश्चन में. और क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड लिखिए, हमें बोला है आर्ग्यू यूर केस, और आर्ग्यू करना है तो एक ही साइड से आर्ग्यू नहीं होता ना, 2 साइड आर्ग्यू होना ज़रूरी है. तो अभी हम दूसरी साइड भी लिखेंगे 3rd पेज में. वो कैसे लिखेंगे देखते हैं. सो आर्ग्यू करने के लिए हमें यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखना ज़रूरी है. बस एक ही व्यू बता के नहीं चलेगा, बट क्वेश्चन का टोन ऐसा है तो हम जो पॉजिटिव व्यू है उसे ज़्यादा स्पेस देंगे और काउंटर आर्ग्यूमेंट को थोड़ा कम देंगे. और मतलब ये हमारी सिंथेसिस हो गई. अब हम एंटी सिंथेसिस लिखने जा रहे हैं और उसके बाद कंक्लूड कर देंगे. ठीक है, तो जब हम काउंटर व्यू लिखेंगे क्वेश्चंस में तब भी हम यही फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, बट इस बार हम थिंकर्स को कोट नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि वो रिपीटेशन जैसा लगेगा, बट थ्योरी यही यूज़ करेंगे. उससे आसानी होगी सोचने में कि काउंटर व्यू क्या लिखते जाना है. ठीक, सो फर्स्ट हमारा जो रहा कलेक्टिव एक्शन, उसी को काउंटर व्यू में लिखेंगे कि सोशल मीडिया makes
easy. Example, victim shaming in Me Too. Dilute collective action. ओके, सो आपका एक सोशियोलॉजिकल वर्ड भी आ गया, कलेक्टिव एक्शन, और आपने कंटेक्स्ट भी डाल दिया. ठीक, मतलब मीडिया पे काउंटर नैरेटिव फैलाना भी आसान होता है. ठीक है, जैसे सोशल मूवमेंट फैलाना आसान है, काउंटर नैरेटिव भी फैलाना आसान है. ठीक, ये एक डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट. ठीक है, एंड सेकेंड, ऑर्गेनाइज एफर्ट का लेते हैं आप. ऐसे नहीं आपको 10 के 10 पॉइंट लिखने हैं, क्योंकि एक पेज में ही आपको भरना है. आपको तब जो स्ट्राइक हो एग्जाम्पल से वो लिखना है. ठीक है, इंटरनेट ऑर्गेनाइज एफर्ट्स का लिख रहे हैं हम. इंटरनेट शटडाउन्स गिव स्टेट decisive control. They break organization efforts easily. ठीक, अगर आप एग्जांपल में आपके जीएस से दे सकते हो, जैसे मेघालय में इंटरनेट शटडाउन, या फिर यहाँ पे एक्ट डाल सकते हो, आईटी एक्ट. गवर्नमेंट के पास पावर कैसे है, एक तो लॉ डाल दो या फिर लोकेशन डाल दो जो आपका मतलब ये हो. सो ये हो गया. अब हम शेयर्ड आइडियोलॉजी. पीपल ऑफन प्रमोट ideology for digital presence. Without understanding deeper meaning. ओके, बस बोलना है, बोल के बोल दिया. एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बस उनको डिजिटल प्रेजेंस दिखाना है या चैनल चलाना है वो लोग, तो इसलिए वो ये करते हैं. तो अगर उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि एक्चुअली क्या है, तो शेयर्ड आइडियोलॉजी से जो मोरल फोर्स क्रिएट होने वाला है जिससे मूवमेंट, वो नहीं हो पाता. मोरली वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहते, क्योंकि बस प्रेजेंस के लिए करते हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिजिटल आइडेंटिटी का लेते हैं हम, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी था. तो जनरली डिजिटल आइडेंटिटी is different from real identity, okay, which undermines personal action. okay, ये रात को सोते हुए आपने बोल दिया कि ये है वो है, बट मतलब वही फिर आप भूल गए. ठीक, सो डिजिटल आइडेंटिटी और रियल आइडेंटिटी अलग होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एक ही हो. तो इसके वजह से जो कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर्म हो जानी चाहिए, वो कलेक्टिव आइडेंटिटी बस डिजिटली रह जाती है, तो ग्राउंड इफेक्ट नहीं आ पाता, क्योंकि रियल एंड डिजिटल आइडेंटिटी अलग होती है. ये हमने बताया यहाँ पे. ठीक है, और टेम्पोरल कंटिन्यूटी का ले लेते हैं कि न्यू ट्रेडिंग न्यूज़ replace older hashtag. Okay, so movement lose continuity as people forget easily.
सोशल मीडिया। ओके, सो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट डाल दिए, आपके एक पेज में आ जाएंगे 5 पॉइंट, और उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे। ठीक, सो आपका एक आंसर हो गया कंप्लीट। सो ये आपका एक आंसर हो गया, मतलब जूम आउट करने पे। यहाँ पे हमने अपना फॉर फ्रेमवर्क लिखा ना 10 पॉइंट, और उसको मैप कर करके हमने हमारा आंसर लिख दिया। ये पूरे आपके टोटल बॉडी के 9 पॉइंट्स प्लस ये आपके टोटल 5 पॉइंट जो काउंटर नैरेटिव के। तो 9 + 5 14, 9 + 5 टोटल 14 पॉइंट्स आपके हो गए, प्लस 1 कंक्लूजन प्लस 1 इंट्रोडक्शन। सो आपके टोटल हो गए 16 पॉइंट्स। ठीक है, सो काफ़ी है इतने 20 मार्कर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास 3 पेजेस है। यहाँ पे हमने ट्राई किया कि सब थिंकर से वो ऐड करें, जो मोस्टली हमने किया है। ओके, थिंकर्स को ऐड किया हम और थ्योरी को डालते गए, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कर रहे हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।